जय हिंद साथियों। आज हम पॉलिटी की नई शुरुआत करने वाले हैं। और मैंने जब भूगोल पढ़ाई थी, भूगोल की शुरुआत की थी, वो भी जीरो से की थी। अपन हर टॉपिक जीरो से शुरू करेंगे ताकि चीजें और कॉन्सेप्ट हमेशा अपने क्लियर रहे। रटने वाले क्वेश्चन किसी में पूछे नहीं जाते। पॉलिटी भी एक सब्जेक्ट ऐसा है में क्या पूछे जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समझने पर आधारित होती है। जैसे अपन शुरुआत करेंगे संविधान सभा से। अब संविधान सभा से पहले क्या हुआ था, राजतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, ये सारी बातें हमें आज सीखने को मिलेगी पॉलिटिकल के माध्यम से। जैसे मैं कहता हूं कि निम्न में से उस विशेषताओं को बताइए जो कि हमारे संविधान को केंद्राभिमुख बनाए। तो जो केंद्र को मजबूत बनाए वो केंद्राभिमुख, जैसे पंचायती राज के चुनाव है या और कोई चुनाव है, वो राज्य को मजबूत बनाते हैं। मुख्यमंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यों को मजबूत बनाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी हमारे राज्यों को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कुछ विशेषता ऐसी होती है जैसे एकीकृत न्यायपालिका, किसको मजबूत बना रहा है, ये केंद्र को मजबूत बनाता है। तो इस विशेषताओं का हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान। वहां क्या, भारतीय संविधान। राजनीति कोई भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसे समझने के लिए ये कर्मबद्धता होनी चाहिए कि एक के बाद एक हम कैसे पढ़े। तो शुरुआत करते हैं छोटी सी परिभाषाओं से। एक तरफ मैं लिख देता हूं, मान लो राजतंत्र। मैंने लिखा राजतंत्र, क्या लिखा, राजतंत्र। राजतंत्र में भी वही सिस्टम होगा पूरा। राजतंत्र में देखते हैं जैसे विधायिका, समझने की बात है, समझना। मैं लिखता हूं विधायिका, मैं लिखता हूं कार्यपालिका और मैं लिखता हूं न्यायपालिका। क्या लिखता हूं, न्यायपालिका। मतलब आपकी विधायिका यानी कानून बनाने वाली, यानी कानून लागू करने वाली और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला, तीनों किसमें केंद्रित है। यहां पर केंद्रित तीनों कौन करेगा ये काम, तो तीनों आपके केंद्रित किसमें है, राजा के अंदर केंद्रित है। किसमें केंद्रित है, राजा के अंदर केंद्रित है। तो मुझे बता दिया जाए क्या न्याय ढंग से हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कई बार ऐसा हुआ है कि एक राजा अच्छा न्यायप्रिय हो, ऐसे मत दिए जाते हैं। जो दार्शनिक होते हैं या आपके राजनीति होते हैं वो क्या मान सकते हैं कि राजा जो है अच्छा न्याय कर सकता है, लेकिन अपवाद भी हो सकता है। क्या कार्यपालिका यानी कानूनों को लागू करना ये किसी राजा के हाथ में हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन इतना कारगर साबित नहीं होता। क्या विधायिका कार्य बनाना, अपने कानून और विधि बनाना, क्या राजा सारे काम कर सकता है, क्यों, क्योंकि राजतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसमें केंद्रित है, राजा में केंद्रित है। यहाँ का मेन हेड कौन है, राजा। लेकिन लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। कौन सा सिद्धांत दिया गया है बच्चों, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। ये एक फ्रांसीसी विचारक थे, उनसे पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेन ने क्या दिया है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपके दिया है। क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति का पृथक्करण होना अनिवार्य है। देखो यहां कानून बना कौन रहा है, राजा। कानून लागू कौन कर रहा है, राजा। न्याय कौन कर रहा है, राजा। तो राजतंत्र में केंद्रित कौन हुआ, राजा। लेकिन इनके अपवाद भी काफी देखने को मिल सकते हैं। तो राजतंत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र कभी गलत साबित नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां पर शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है। किसने दिया था यह सिद्धांत, फ्रांसीसी आपके विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने ये क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा थी, आपको पता होना चाहिए। और भारत कैसा है, एक लोकतंत्र है, क्योंकि भारत का एक गणराज्य है। भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति क्या होता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। भाई हम एमएलए को वोट देते हैं, हम
सांसद यानी 776 जो सांसद है उन्हें वोट देते हैं, वो अनुच्छेद 54 के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 4143 तो 4144 तो क्या होंगे, एमएलए होंगे, भारत के एमएलए, और कौन होंगे, एमपी होंगे 776। ये सब मिलकर किसको वोट देंगे, राष्ट्रपति को, लेकिन कैसे, निर्वाचित। लेकिन कैसे, निर्वाचित। देखो एमपी और एमएलए निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। कर्तव्य निष्कर्ष में पूछा जा सकता है सत्य असत्य में, तो निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत तो किसमें भाग लेते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। राष्ट्रपति को हटाना है तो सारे शामिल हो जाएंगे, बाकी जो निर्वाचित होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अनुच्छेद 54। तो लोकतंत्र में क्या होता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। विधायिका अलग कार्य करेगी और कार्यपालिका अलग कार्य करेगी और न्यायपालिका अलग कार्य करेगी। लोकतंत्र को समझने एक बार, लोकतंत्र में यहाँ विधायिका है, शक्ति पृथक्करण को अपना लिया अपन ने, तो विधायिका अपना क्या करेगी, कानून निर्माण का काम करेगी। तो अगर किसी देश में बात की जाए, किसी राष्ट्र की बात की जाए, तो विधायिका क्या कहलाएगी, संसद कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संसद। अनुच्छेद 79 इसके दो अंग होंगे, सॉरी दो भाग होंगे, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा 81, और इसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक, और क्षमादान की शक्ति 72, 85 में 17 आहूत और 17 संसद का सत्र शुरू करना और खत्म करना। 85 अनुच्छेद 108, 109, 110 ये सारे किसमें होते, विशेष जो अभिभाषण वगैरह दिए जाते हैं उसमें होते। और यही विधेयक अगर राज्य में है तो हम इसे किस नाम से जानेंगे, राज्य विधानमंडल। किस नाम से जानेंगे बच्चों, राज्य विधानमंडल। कार्यपालिका, कार्यपालिका में क्या आएंगे, नौकरशाही, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी में आपके मंत्री परिषद वगैरह ये आ जाएंगे। स्थायी के अंदर आपके जो भर्ती से आईएएस वगैरह अफसर बनते हैं वो सारे आ जाएंगे। इधर आएंगे आपके न्यायपालिकाएं। अब न्यायपालिका को क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका को कैसा रखा गया है, कार्यपालिका और इससे विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है। किसे, न्यायपालिका को। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी भाई, क्या होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसके अंदर आपकी विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, लेकिन एक सिस्टम और है भारत में, विधायिका का कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए विधायिका का सदस्य बनना जरूरी है क्या, बिल्कुल। देखो जैसे मंत्री बनता है कोई व्यक्ति, मान तो मंत्री परिषद के अंदर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है, तो वो चुना कहां से गया है, लोकसभा से ही तो चुना गया है ना। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए कहीं ना कहीं विधायिका का सदस्य बनना जरूरी हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है राष्ट्रपति ने, ऐसा भी हुआ है कि कई बार हमारे राज्यसभा से भी क्या बने हैं, पीएम बने हैं। कितनी बार हुआ है ऐसा, 4 बार हुआ है। एक तो हुआ है इंदिरा गांधी के टाइम, राज्यसभा से थे। एक हमारा हुआ है आई के गुजराल के टाइम, इसके टाइम आई के गुजराल के समय। एक हमारा किस टाइम हुआ है, एक हमारा सरदार मनमोहन के समय, सरदार मनमोहन सिंह के समय। और एक चौथा जो राज्यसभा से थे वो कौन थे, हमारे एच.डी. देवगौड़ा। कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ना तो वो लोकसभा से है हमारा प्रधानमंत्री, ना राज्यसभा भी, सब फिर भी राष्ट्रपति ने स्वविवेक की शक्ति के आधार पर यहाँ पर जो है आपका प्रधानमंत्री चुन लिया? ओके, बिल्कुल हुआ है सर। ऐसे तो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और एक थे आपके एच.डी. देवगौड़ा। लेकिन किसी भी दल से ना हो फिर भी क्या कर सकते हो आप, स्वविवेक के आधार पर राष्ट्रपति जो है आपको बना सकता है प्रधानमंत्री। लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करनी होगी, सदस्यता ग्रहण करनी होगी। या तो आप लोकसभा की कर लो या राज्यसभा की कर लो। तो पीवी नरसिम्हा राव ने तो की थी लोकसभा की, और
एच.डी. देवगौड़ा ने की थी राज्यसभा की। ठीक है, तो ये बाद में बातें करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है लोकतंत्र जो होता है वो शक्ति पृथक्करण को अपनाता है कि विधायिका अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका अपना कार्य करेगी और न्यायपालिका जो होगी वो स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करेगी। इस दौरान कार्यपालिका का सदस्य कहीं ना कहीं संसद का सदस्य होता है। देखो देखिए, कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद होती है, सारे मंत्री जो होते हैं लोकसभा में, लोकसभा से चुने हुए रहते हैं या नहीं रहते हैं, राज्यसभा से भी चुने हुए रहते हैं, तो विधायिका के सदस्य ही तो कार्यपालिका में बैठते हैं। लेकिन न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र होगी। क्या होगी? स्वतंत्र होगी। आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले 1895 में संविधान जो निर्माण है, तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान क्यों जरूरत पड़ती है इस संविधान की? देश को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ विधि एवं कानून की आवश्यकता होती है, उन्हें लिपिबद्ध कर दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? संविधान कहलाते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ विधि और कानूनों की जरूरत पड़ती है, उन्हें लिपिबद्ध करना या उन्हें किसी नियमों में बांध कर लिखना क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। स यानी सहित, विधि यानी कानून, तो ये संविधान की परिभाषा होती है। संविधान निर्माण से पहले क्या करनी पड़ेगी? संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखो, संविधान सभा की मांग या संविधान सभा की जो मांग है कितनी बार की गई? सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए और भारत का क्या हो? एक संविधान हो, लोगों द्वारा लोगों के लिए, और लोगों का शासन या जनता द्वारा जनता के लिए। जनता का शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद में आपके 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन दो व्यक्तियों ने संविधान सभा में कभी भाग नहीं लिया? एक तो महात्मा गांधी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। एक थे तेज बहादुर और जयप्रकाश शप्रू। इन दोनों ने भी क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। तो महात्मा गांधी और उसने मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उसके बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। किसने की? मोतीलाल नेहरू ने की। उसके बाद में आपको 1934 में आपके एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी संविधान सभा की मांग, फिर महात्मा गांधी ने की, उसके बाद में मोतीलाल नेहरू ने की। किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद में किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो पूछ ले, सबसे पहले आधिकारिक रूप से मांग संविधान सभा की किसने की? तो कांग्रेस ने की। कब? 1935 में। और डायरेक्ट पूछ ले कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किस व्यक्ति ने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अंदर। आगे देखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 1935 हो गया। उसके बाद में आएगा एक 1938 की डेट क्या ध्यान में रखोगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा की मांग। ये किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल
नेहरू ने की थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा की अगर मांग करता है कोई व्यक्ति तो कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू करता है। उसके बाद में आपको पता है 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? संविधान सभा की मांग को स्वीकारा, किंतु स्पष्ट संविधान शब्द नहीं था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले 1540 में अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई संविधान सभा का शब्द नहीं था। उसके बाद में एक क्रिप्स मिशन आएगा। उसके बाद में आया 1942 में क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। यह संविधान सभा का चुनाव से रिलेटेड बात कराने वाला था। क्या था कि एक तो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसमें 3 सदस्य थे अंग्रेज, स्टैफोर्ड, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक था अलेक्जेंडर बी अलेक्जेंडर, ठीक है, और एक था पैथिक लॉरेंस। ये तीनों सदस्य क्या थे? इस क्रिप्स मिशन में शामिल थे। कब आया था? 1942 में आया था। इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा का आधिकारिक रूप से तय कर दिया था कि हाँ, भारत में संविधान सभा की स्थापना की जाए और उस संविधान के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। इसके बाद एक अधिनियम और आता है और वो आपको ध्यान में रखना है, 1946। ये वाला जो अधिनियम था, ये क्या कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो और प्रांतों की विधानमंडल के निम्न सदन द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए। सदस्य का चुनाव किया जाए। मतलब सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक मांग करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण हो। उसके बाद में महात्मा गांधी 1922 में मांग करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण हो। उसके बाद में 1928 मोतीलाल नेहरू संविधान सभा की मांग करते हैं। उसके बाद में 1934 एम.एन. रॉय संविधान सभा की मांग करते हैं। 1935 में कांग्रेस आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कहती है कि हमारा संविधान सभा बने ताकि भारतीय संविधान का निर्माण हो जाए। उसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और संविधान सभा की मांग को स्वीकार लेता है, लेकिन स्पष्ट संविधान का नाम ही नहीं है उसमें। फिर उसके बाद में 1938 में सार्वभौमिक, भाई संविधान सभा में व्यक्ति चुन के जाएंगे तो कहां से चुन के जाएंगे? भारत तो गांवों में बसता है, तो प्रांतों की जो विधानमंडल होंगे उसके निम्न सदन के व्यक्ति क्या करेंगे? संविधान सभा के चुनाव में भाग लेंगे कि भाई प्रांतों में जो निम्न सदन है वहां के लोग किसी प्रतिनिधि को चुनेंगे और वो कहां जाएंगे? संविधान सभा में भाग लेंगे। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आया 1942 में और वहां पे 3 व्यक्ति सदस्य थे, वो संविधान सभा की बात कर रहे थे, लेकिन 1946 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया और प्रांतों की विधानमंडलों का जो निम्न सदन है वहां के लोग जो है क्या करेंगे? अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनेंगे और संविधान सभा में भेजेंगे। अब ये प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का करता है? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। तो राजस्थान से कितने व्यक्ति गए थे? टोटल गए थे 14, लेकिन आरपीएससी ने 12 माने, आप 12 ही करोगे। 12 सदस्य कहां से गए थे? राजस्थान से गए थे। कहां से गए थे? राजस्थान से। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 3 थी। तो जो 1946 वाला अधिनियम था उसने क्या कर दिया था? संविधान सभा की मांग को स्वीकार लिया था और कह दिया था कि जनसंख्या जो है 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाए
और संविधान सभा का आपके गठन किया जाए। उसके बाद में 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। कितने व्यक्ति जाएंगे? 12 सदस्य। कहां से? राजस्थान से। राजस्थान से कितने व्यक्ति गए थे? 12 ही करना है आपको। संविधान सभा में कितने सदस्य गए? 12। क्या याद रखोगे? जब हीरा माटी गोधरा में सजे, जब हीरा माटी गोधरा में सजे, जब हीरा माटी गोधरा में सजे। जसवंत सिंह पहले कौन से थे? जसवंत सिंह। उसके बाद में बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री, जयपुर वाले, हीरालाल शास्त्री जी। राय बहादुर, कौन थे? राय बहादुर। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर वाले, माणिक्यलाल वर्मा। टी कृष्णाचारी, बीटीएस है नाम तो उनका, टी कृष्णाचारी। गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। कलेल सिंह, कौन थे? कलेल सिंह। उधर राय बहादुर हो गए, ये राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। ये मुकुट बिहारी, अजमेर से थे, मुकुट बिहारी। सरदार सिंह और जयनारायण व्यास। कौन थे? जयनारायण व्यास, जोधपुर से। ठीक है। फिर ये अपने क्या बने थे? प्रथम निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों रहे हैं जयनारायण व्यास। किशनगढ़ से वापस चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बनते। मुख्यमंत्री में पढ़ेंगे, ये घटना हुई थी जयनारायण व्यास की। तो राजस्थान से कितने व्यक्ति थे? 12। वैसे 14 थे, लेकिन वो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में टी कृष्णाचारी बने थे। ऐसे सॉरी, टी कृष्णाचारी क्या, आपके इनके बाद में 2 व्यक्ति और आते हैं उपाध्याय के नाम से। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है? 12 ही ध्यान में रखना है, क्योंकि आरपीएससी जो उत्तर मानेगी उसी को क्या मानना है? सही मानना है। 12 ही व्यक्ति बताने, 14 नहीं बताने। उसके बाद में संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, महिलाएं कितनी थी? 15। कितनी महिलाएं थी? 15। महात्मा गांधी एवं जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में कभी भाग ही नहीं लिया। इतनी बैठक हुई, लेकिन संविधान सभा में कभी भाग नहीं लिया। संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तेज बहादुर सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से क्या दे दिया? त्यागपत्र दिया। अंबेडकर जी का चुनाव संविधान सभा में 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। पहली बार कहां से हुआ था? बंगाल से। 2 बार जो चुनाव हुआ, पहली बार तो बंगाल से हुआ था, फिर पाकिस्तान के आजाद होने के बाद वो पूर्वी पाकिस्तान उधर बन गया था। बांग्लादेश के निर्माण के बाद में किसका निर्माण हो गया था? बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। तो उसके बाद में चुनाव कहां से हुआ था? मुंबई स्टेट से। गुजरात और महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता था? मुंबई स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। तो ये बातें हमने संविधान से नॉर्मल सी बातें की थी। अब कल पढ़ेंगे इसके सदस्य। 389 सदस्य थे, 292 प्रांतों से थे, 4 अपने चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान से थे, और 93 देसी रियासतों से थे। कल पढ़ेंगे अपन संविधान सभा का गठन। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का गठन। ठीक है। तो पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, रेगुलर क्लास लेते रहे और इसको ध्यान से समझ ले, क्योंकि ये पूरा समझने का खेल है। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।